उसमें उनको किसी का दखल इस वक्त मंजूर नहीं है। तो ऐसे प्रदेश में कांग्रेस जैसी पार्टी, जहां से रायबरेली से अमेठी से जहां गांधी खानदान का रिश्ता रहा हो, कितनी सीटों की अपेक्षा कर सकती है? एक सीट मात्र जो है कांग्रेस पार्टी जीती, रायबरेली की सीट, और इस बार बहुत से लोगों का कहना है कि उसको भी फॉर ग्रांटेड कांग्रेस पार्टी लेकर के नहीं चल सकती। जब अमेठी राहुल गांधी हार सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में फिर कौन सी सीट को सेफ सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी मान करके चलेगी? जो खबर है हमारे पास वो ये कि यूपी की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी 76 सीटों पर किसी समझौते के मूड में नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है, और मैं सहयोगी नहीं, सहयोगी प्लूरल में बात कर रहा हूं, बहुवचन में। तो इसमें अजीत जयंत चौधरी जो है, जयंत चौधरी की पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। 4 में आप लोग अपना कीजिए, 76 हम लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी वो अपने लिए जो डिमांड बताई जा रही है 15 सीटों की मांग कर रही है। 80 में वैसे 15 आप सुने तो बहुत नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी के हालात आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो अखिलेश यादव के सामने कोई बात कहेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कांग्रेस की ताकत यूपी में कितनी सीटों की मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मतलब अगर ईमानदारी से कहें तो उनको खुद पता है कि 5 सीटें अधिकतम हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी इस गठजोड़ के बाद लड़ाई में आ सकती है। अगर सचमुच समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत पर आ गई तो रायबरेली किसी कीमत पर नहीं जीत सकती। किसी कीमत मतलब किसी कीमत। यह मैं क्यों कह रहा हूं? अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों पर आप विधानसभा उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस भले लोकसभा जब जीत भी जाती थी, मैं 2019 छोड़िए जब वो हार गए, 14 की बात कर रहा हूं, तब भी वहां 3 सीटें 4 सीटें वो किसकी होती थी? समाजवादी पार्टी की होती थी। बची सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होती थी। एकाध विधायक कोई कांग्रेस के पास चला आता था। और अब तो वो जो एकाध विधायक वाली सीट है वो भी जो अदिति सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं। योगी जी के गुणगान करते थक नहीं रही। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के पास विकल्प है वो ये है कि 4 से 5 सीटों पर वो समाजवादी पार्टी को तैयार करा पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी जब कहती है कि हम 76 सीटें लड़ेंगे तो वो अव्यवहारिक दूसरे लिहाज से होता है। क्या वो किसी और को कोई सीटें देने को तैयार नहीं? क्या जयंत चौधरी की पार्टी को 2 सीटें भी नहीं देना चाहती? मुझे लगता है कि अगर आप व्यवहारिक देखें और उसमें बहुजन समाज पार्टी को शामिल नहीं होते हुए देख रहे हैं तो 70-10 बिल्कुल व्यवहारिक है। इससे ज्यादा की उम्मीद कांग्रेस को करनी नहीं चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो अभी बार्गेन कर रही है, उनके नेता जो कह रहे हैं वो 2009 की बात करते हैं। जी हां, बिल्कुल। जिस 2009 में कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें जीत ली थी और उनको लगा कि हमने चमत्कार कर दिया, तो वो फिर गिनाना शुरू करते हैं कि यहां यहां हमारा आधार है। लेकिन 2009 से 2024 में बहुत गंगा यमुना में पानी बह चुका है और अब तो सबको पता है कि इधर क्या पानी एकदम सूख गया है, वहां गुंजाइश है नहीं, जितने में है उतने में ही आपस में एक दूसरे का काम चलाना है। नहीं, लेकिन 2009 क्यों कहेगी कांग्रेस पार्टी, ये समझ में नहीं आता। यूपी जैसे राज्य में भाई आप 14 साल पुरानी बात कर रहे हैं अब राहुल गांधी को, लेकिन आपको क्योंकि क्रेडिट देना है तो फिर आप 2009 ही दे सकते हैं और कुछ दे नहीं सकते यूपी जैसे राज्य में। देखिए, उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस 2009 का जीत लेके चले, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन 2014 और 2019 में रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे भी समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भले ही 2014 में 2 सीटें मिली और 2019 के अंदर अमेठी हार गई, 1 सीट रही, लेकिन कांग्रेस के 8 से 9 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस को 3 लाख के करीब वोट मिले और वो सेकंड नंबर पर रही थी। आप सहारनपुर की सीट देखते हो, इमरान मसूद ने बहुत वहां टक्कर दी थी। लखनऊ में 3 लाख के करीब वोट मिले थे कांग्रेस के उम्मीदवार को। गाजियाबाद में अगर आप देखोगे तो राजबब्बर ने भी 3.25 लाख के करीब वोट लिए थे। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि कांग्रेस को हम 2 या 4 सीटें दे देंगे और बाकी जगह हम चुनाव जीत जाएंगे। यह समाजवादी पार्टी की गलतफहमी है। कांग्रेस भले ही 2019 में 1 सीट जीती हो, लेकिन आज भी कांग्रेस 7 से 8 सीटें में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की चुनौती में रही थी। और अगर समाजवादी पार्टी और अगर बसपा बाद में मिल जाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहां पर एक बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में हो सकती है। और समाजवादी पार्टी को वहां की वास्तविकता को देखना चाहिए कि कांग्रेस भले ही 1 सीट जीती हो, लेकिन 7 से 8 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी चुनौती दे सकती है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 सीटें कांग्रेस को अखिलेश यादव ने जरूर देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोके तो अखिलेश को बड़ा मन रखना होगा, व्यवहारिकता देखनी होगी, जमीन की सच्चाई पहचाननी होगी और 10 सीटें कांग्रेस को जरूर देनी होगी। अखिलेश यादव की दिक्कत यह है कि वो अपने दोनों ही साथियों के साथ, मतलब बसपा और कांग्रेस दोनों के साथ एक बार हाथ जला चुके हैं, 2017 में और 2019 में। इसलिए उनका मन खट्टा है, इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि हम 76 सीट लड़ेंगे। देखिए, अखिलेश यादव का अनुभव जो है वो कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। उनको लगता था कि सामाजिक समीकरण शायद संभवतः
2019 में उनके लिए काम कर जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वैसा वजूद नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आएगा कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी, यदि वो दोबारा हार जाते हैं तो फिर क्या मैसेज जाएगा देश के लिए? या कांग्रेस पार्टी के युवराज के बारे में कौन सा जो है वो चित्रण टेलीविजन मीडिया, सोशल मीडिया में कैसा आएगा? शेर के तौर पर उनका आकलन किया जाएगा या गिद्धड़ के तौर पर आकलन किया जाएगा? मुझे लगता है कि आज के दिन में अमेठी उनके लिए सेफ सीट नहीं रह गई है। राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे और अन्य जगह नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक रायबरेली की सीट है, यदि ये सही है कि यदि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के से कहीं पर परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिलता है तो वो भी 20 सीटें आज के दिन में जीत पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। पहले भी विधानसभाओं में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर जाती थी, तो लोकसभा चुनाव में और इस बार की सूरत तो बहुत बदली है। उत्तर प्रदेश में यदि आप अच्छे लोगों से बात कीजिए समाजवादी पार्टी के, वो उनसे कहिए कि चुनाव में क्या पैसा लगाने के लिए तैयार हो, तो कहता है इस बार तो रिस्क लेने की है, नहीं मिले ज़्यादा अच्छा है, नहीं लड़े वो ज़्यादा है। ये तो समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के पास क्या 10 लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में हैं क्या आज के दिन में? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि पिछली बार कई ऐसी सीटें थी जहां पर वो सेकंड थे, रनर के तौर पर थे, लेकिन समाजवादी पार्टी वो जमीन फिर से उनको नहीं देना चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो उनको, कांग्रेस को और जितना ज़्यादा समेट करके छोड़ दे। तो मुझे नहीं लगता है कि निगोशिएशन, अच्छा हालांकि ये बड़ा अव्यवहारिक सा दिखता है कि हम 76 सीट पर लड़ेंगे, ये मैं इनसे सहमत हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब बार्गेन आप करने जाते हैं ना तो स्टार्ट यहीं से किया जाता है। समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि वो 76 सीटों पर नहीं लड़ेगी, उसको कंसेशन देना पड़ेगा, कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, और बीएसपी आती है तो उसे भी निगोशिएट करके उसको सीटें देने पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि 60 सीटों पर भी यदि समाजवादी पार्टी ठीक से चुनाव लड़ती है तब भी बहुत उसके लिए बहुत एक शानदार, जिसको समन्वय हम कह सकते हैं कि होगा। लेकिन और कांग्रेस पार्टी 10 सीटें मांगे आज के दिन में, मुझे लगता है कि यह भी व्यवहारिक नहीं रह गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन मेरा इसमें ये जोड़ना है कि समाजवादी पार्टी को अपनी हैसियत भी अब देखना चाहिए। आज 5 सांसद थे आपके, आप 3 रह गए। आप अपने गढ़ हार गए, आजमगढ़ आप हार गए, रामपुर लोकसभा सीट आप हार गए, आप खुद 3 पे आके टिक गए हो और आप कहते हो कि हम 76 सीटों पर लड़ेंगे। उनकी हैसियत भी उनको देखना चाहिए कि जो उनके मजबूत गढ़ थे वो भारतीय जनता पार्टी से वो गवा चुके, तो अकेले की दम पर लड़के वो। समीर साहब, दिक्कत ये ना कि वो तुलना बीजेपी से तो कर ही नहीं रहे ना, अभी तो वो कांग्रेस से तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक जो बात व्यवहारिक समझिए, ठीक है, ऐसे कहेंगे तो भाई 2 सीटें जब कांग्रेस की थी तो इनकी भी कौन सी थी, 5 ही सीटें थी। तो ऐसे तो जब इनकी 1 सीट है तो बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें हैं। लेकिन वो समीकरण था, आज का समीकरण कहां खड़ा है? आज का समीकरण यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी के पास वोट ही नहीं है, कहीं ऐसे नेता नहीं जो खड़े हो पाए। और मैं तो कहता हूं क्या 10 सीटों पर उसके दमदार प्रत्याशी दिखते हैं? वो भी नहीं दिखते हैं। ऐसे में यह मुश्किल होगी कि कैसे कह दिया जाए कि आपको 10 सीटें दे देंगे। हां, यह बात सही है कि जब आप 76 कह रहे हैं तो कहीं 65, कहीं 70, कहीं 60, उस पर आकर बातचीत बन सकती है। वो होता क्या है ना कि सौरभ जी, जब हम लोग निगोशिएशन पढ़ाते हैं तो हम लोग ऐसा ही लगता है, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन पहले प्रेजेंट कर देते हैं सामने वाले के लिए, क्योंकि जब मीडिएट होते आएगा तो कहेगा कि अच्छा नहीं, इतने पर हम तैयार हो जाते हैं। देखिए, तो दे ही नहीं रहा था, इतना तो मिल गया। जो निगोशिएट करने वाला है उसको भी लगेगा कि थोड़ा सा हमको अचीवमेंट हुआ है कि हम वहाँ 3 सीटें दे रहा था, अब 7 सीटें 8 सीटें दे रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 8 सीटें भी आज के दिन में कांग्रेस पार्टी जीतने का जज्बा रखती है, क्षमता, 1 सांसद 2 विधायक। अच्छा, अब एक ऐसे राज्य की हम लोग बात कर लेते हैं जहां गठबंधन के साथियों में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 यहां पर है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये कांग्रेस की अपनी करने की वजह से नहीं, बाकी दूसरे दलों की अपनी कमजोरियों की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि एनसीपी अब जिस कगार में पहुंच गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे किस कगार में पहुंच गई है, उस वजह से आपको कांग्रेस पार्टी का कद वहां पर बहुत उन दोनों की तुलना में बड़ा लगता है। महाराष्ट्र की खबर, 48 सीटों वाला यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है, और महाराष्ट्र में फिर वही बात, अब
उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी 2019 जब भाजपा साथ थी, वो 14 और 19 में उनका आंकड़ा लगभग बराबर ही था, तो वो चाहते हैं कि 23 सीटें 48 में से वो उनको लड़ने के लिए मिले। एनसीपी सबसे 25 सीट लड़ना चाहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है हम लगभग 30 सीट लड़ने की हैसियत यहां पर रखते हैं। बाकी आपको अंदर की बात जो है वो समीर जी बताएंगे महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे का दावा तो ऑन रिकॉर्ड है, बहरहाल 10 सेकंड में एक बार उनको भी सुन लेते हैं, मैं आता हूं फिर। संजय राउत। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। 10 सेकंड में 2 बार जरूर लगा दिया उन्होंने कि लड़ेंगे। जरूर पे विशेष जोर था उनका। देखिए, राजस्थान महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस अपने क्षेत्रीय ताकतों को आंखें दिखाने की स्थिति में, और नाना पटोले तो जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो तो कहते ही हैं कि भाई शरद पवार से कहते हैं कि आपकी पार्टी आपकी आंखों के सामने लुट गई, और उद्धव ठाकरे से कहते हैं आपकी पार्टी भी आंखों के सामने लुट गई। हमारी पार्टी देखो, हम हमारा एक भी विधायक नहीं टूटा, हम तो महाराष्ट्र में सबसे मजबूत है, तो सबसे ज्यादा सीटों पे तो हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली इनके अंदर ही आपस में एका नहीं हो पा रहा है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि शरद पवार आधे भतीजे के साथ है, आधा कांग्रेस के साथ है, तो इसे आधे अधूरे शरद पवार को हम साथ में लेकर चुनाव कैसे लड़े। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ, मराठवाड़ा की तरफ, जहां हमारा मजबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो शरद पवार कहते हैं वहां ज्यादा सीटों पे हम लड़ेंगे। शिवसेना का कहना है कि मुंबई, ठाणे, कल्याणी हमारा एरिया, यहाँ लंबे समय से मजबूत रहे, तो यहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। 48 सीटों को ये कैसे बांटेंगे, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। शिवसेना ने तो कह दिया, पहले भी कहा, संजय राउत ने कहा, उसके पहले भी संजय राउत कह चुके हैं कि भाई 23 सीटों पे हम लगातार लड़ते रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, 23 सीटों पे हमारा बहुत स्ट्रांग संगठन है, तो 23 सीटों तो हम छोड़ेंगे नहीं, उससे एक कम सीट हम लड़ेंगे नहीं। शरद पवार कह रहे हैं कि बाकी कांग्रेस के साथ जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ता रहा हूं तो आधी आधी सीटों पे हम लड़ते रहे, तो मैं 26 सीटें के नीचे मानूंगा नहीं, 26 सीटें मुझे चाहिए। तो अब अगर शिवसेना 23 और शरद पवार 26 ले लेंगे तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या इनके पास महाराष्ट्र में सीटों बंटवारे को लेकर आने वाली। लेकिन वहां से अंदर की एक खबर यह है कि वहां पर उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस ने शरद पवार को लगभग खारिज कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, और बेसिक रूप से इन लोगों ने आपस में 48 सीटें बांट ली है। इन्होंने मान लिया है कि शरद पवार इनके साथ गठबंधन में नहीं है, और ये चाहते भी है कि शरद पवार इनके साथ नहीं रहे, क्योंकि इन्हें पता है इनकी पूरी ताकत अजीत पवार ले चुके हैं। शरद पवार के पास उम्मीदवार भी नहीं है अपनी जगह उतने उम्मीदवार खड़े करने के लिए, और उसके बाद इनके पास इस बात का भी डर है कि शरद पवार अगर 5-7 सांसद जीत कर आए और कभी कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि विधानसभा चुनाव में कुछ उनको बेनिफिट मिलता है, तो मालूम पड़ा वो अजीत पवार के साथ चले गए वापस, क्योंकि 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव अक्टूबर में महाराष्ट्र में होने वाले हैं। तो इसलिए शिवसेना का कहना है और कांग्रेस का कहना है कि शरद पवार को माइनस करके हम सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी फिलहाल तैयार नहीं। उद्धव ठाकरे ने यह बात कहा भी, लेकिन राहुल गांधी शरद पवार को छोड़ना नहीं चाहते। इससे दो खबरें इससे जुड़ी हुई जो आपने बात कही अभी, कि एक तो इंडिया गठबंधन की बैठक वाले दिन उससे पहले उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। अभी जंतर मंतर की प्रोटेस्ट से राहुल गांधी शरद पवार के साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके निकले, उनके घर गए राहुल गांधी। तो जो बात आप कह रहे हैं वो सही लगती है कि राहुल गांधी शरद पवार का साथ छोड़ना चाह रहे हैं। सुप्रिया सुले के भी उन्होंने ये बोल दिया है कि कांग्रेस आपका पूरा सपोर्ट करेगी, और महाराष्ट्र में आपकी जितनी वाजिब मांगे होगी सीटों को लेकर हम उस पर आपका समर्थन करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की स्थानीय जो कांग्रेस है वो किसी भी तरीके से शरद पवार को साथ में लेने को तैयार नहीं हो रही। वो राहुल गांधी को यही मैसेज भेज रहे हैं कि आप शरद पवार पे भरोसा मत करो, जैसे अजीत पवार चले गए वैसे भी शरद पवार चले जाएंगे, नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, आप शरद पवार को माइनस करके चुनाव लड़ो। यही महाराष्ट्र प्रदेश इकाई की राहुल गांधी को सलाह है। लेकिन अभी राहुल गांधी शरद पवार को साथ छोड़ने को तैयार में नहीं है। देखते सीटों बंटवारे में कैसे शरद पवार को एडजस्ट करते हैं। तो राहुल गांधी क्या पार्टी के हित के खिलाफ शरद पवार पर दाव लगाने के लिए तैयार है? आपको लगता है यही समस्या मतलब महाराष्ट्र के प्रदेश इकाई को लग रही है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी शरद पवार का पक्ष रखेंगे और शरद पवार को एक सम्मानजनक सीटें जरूर देंगे वो। नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये भी है ना, आप शरद पवार को यूं खारिज कर देंगे और महाराष्ट्र में गठजोड़ चला लेंगे, ये तो मुझे बड़ा अव्यावहारिक सा दिखता है। ये ठीक है आप ये कहें कि अजीत पवार के पास ताकत ज्यादा चली गई, लेकिन अगर इस खेमे की बात करेंगे तो यहां का सबसे बड़ा नेता तो शरद पवार है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, हर रणनीति उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की एक तरह से कहें कि बेकार कर दी है, भोथरी कर दी है, उसकी जो धार होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शरद पवार को कहें कि ना हम आपको सीटें नहीं देंगे, बिना आपके हम कर लेंगे। और अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो ये ठीक बात कह रहे हैं राहुल गांधी की ये बात, क्योंकि नाना पटोले का उत्साह, नाना पटोले अपनी कितनी सीट अपने दम पर ले आ पाएंगे, कितना वो चला पाएंगे महाराष्ट्र की इकाई को। और महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर जो कांग्रेस का नेतृत्व का संकट है वो बड़ा गंभीर है।
कई नेता हैं जो खूब पटका-पटकी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर शरद पवार जैसा नेता नहीं रहेगा, तब तो उसमें से कितने बचेंगे, कितने कहीं और निकल जाएंगे, यह भी बड़ा संकट है। सबसे बड़ी बात कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ये बैठकर वहां तय कर पाए कि कितनी सीटें वो देख रहे हैं कि अब जीती जा सकती है, क्योंकि दोनों को अपनी ताकत बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, एक ब्रेक के लिए हमको और रुकना पड़ेगा, लेकिन दो प्रदेश ऐसे रह गए जहां को लेकर के जबरदस्त झंझट चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। दिल्ली और उसके साथ साथ पंजाब, जहां पब्लिकली दावे कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल की सभी सीटें जीत करके हमको दीजिए, आम आदमी पार्टी को दीजिए। इनकी बात एक ब्रेक के बाद।